बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आपका मेज़बान आमिर मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में जिस केस के हवाले से बात करेंगे वो इंतहाई दिल दहला देने वाला, रूह कांप उठने वाला वाक़या है। एक 4 साल की बच्ची जिसको उसके वालिद की ही मौजूदगी में उसकी दूसरी बीवी यानी कि उसकी सौतेली माँ ने वहशियाना तशद्दुद करके मार डाला। अब उसको मारने की वजह क्या? को काला जादू था। वो खातून कुछ अमल के लिए उन बच्चों को इस्तेमाल किया करती थी या उन पर तशद्दुद करती थी। इस हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और इस केस के हवाले से बच्ची की मौत किस तरह से वाक़या हुई, उसकी जो सगी वालदा थी वो कहाँ पर थी, उसको किस तरह से पता लगा, इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। मकतूला बच्ची 4 साल फ़ातिमा जो है उसकी सगी वालदा शफ़क़, उससे बात करेंगे। उनके जेठ जो हैं यानी कि बच्ची के जो ताया हैं मंजूर और इसहाक, उनसे भी डिटेल में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारा माजरा क्या था और जो उनकी दूसरी भाभी है, उनके छोटे भाई की दूसरी बीवी, उसका क्या मकसद था तशद्दुद का, वो काला अमल काला जादू क्यों करती थी, उसका पहला खामन जो नाजिया मुल्ज़मा है उसका पहला खामन क्या किया करता था, पहले खामन से कितने बच्चे थे, ये सारी तफसीलात उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शफ़क़, जो कि 4 साल की फ़ातिमा की वालदा है। फ़ातिमा, मैं आपको बताऊं कि वो सौतेली माँ और अपने वालिद के तशद्दुद से जिसकी हलाकत हुई, और वो हलाकत की वजह क्या, काला जादू था, कुछ अमल करती थी और उस अमल की वजह से बच्चों पर तशद्दुद किया करती थी। वो जो वजह बनी है उसकी तमाम तर तफसीलात हम पूछते हैं जो मकतूला बच्ची है फ़ातिमा, उसकी वालदा शफ़क़ से। जी बेटा, ज़रा बताइएगा क्या मामला है सारा और ये किस तरह से पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। जी, ये मामला बस जब से इसको घर में ले आया, 2 साल हो गए इसकी शादी को। मतलब हम लोग इधर नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। जब से मतलब ये ले आया इसको के कहने लगा मैंने शादी की है, तो सब घर वालों ने भी मतलब मुझे और मेरे बच्चों को, उस नाज़िया को हमारे साथ अलहदा इस पोर्शन में शिफ्ट कर दिया कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें बच्चों के साथ, पहले मेरे साथ और दूसरी बीवी के साथ। तो जो है ना, मतलब जिससे ही वो आई है तो तशद्दुद करना। मैं हामिला थी, मेरी जो छोटी बेटी है वो 6 माह से मैं हामिला थी। तो मतलब जिस तरह आई है वो तशद्दुद करना, काले जादू करना, इशफाक को अपने कब्ज़े में कर लिया। तो जिस तरह वो कहती वो इस तरह करता, मतलब जैसे ही वो कहती वो उस तरह करता। आपकी शादी कब हुई थी इससे, इशफाक से? मेरी शादी 12-13 साल हो गए मेरी शादी को। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे थे। तो ये जो नाजिया थी इसकी जिससे दूसरी शादी की थी, इसका इससे कब ताल्लुक़ बना? ये पहले तो मुझे नहीं पता था। जैसे घर में ले आया कि मैंने शादी की, अगर तो आप कोई दबाव डालेंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा घर से, बच्चों को छीन लूँगा, मतलब ऐसे प्रेशराइज करके मुझे डराया धमकाया। तो मैं भी उसके मतलब जो है ना, मैं चुप कर गई। मेरा पीछे बैकग्राउंड इतना नहीं है कि मैं जो है ना कोई स्टैंड ले सकती थी उस वक्त। मैं आपकी सास ने, आपके जेठ जो हैं, जो दूसरे उसके भाई इशफाक के, उन्होंने क्या इंटरफेरेंस किया? उन्होंने कोई अमल दखल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल किया था कि आप इसको ना रखें इधर, ये आपको नुकसान देगी, आपके बच्चों को नुकसान दे। वो के सुनता ही नहीं था, किसी की नहीं सुनता था, ना बड़े भाई की, ना माँ की, ना किसी की। मतलब सबको उस औरत ने सबसे इसको अलहदा कर दिया। तो फिर झगड़े किस तरह से शुरू हुए, क्या हुआ मामला, वो क्या करती थी, उसका जो बैकग्राउंड है, उसके जो पहला खामद है नाजिया का, उसके मुतल्लिक पता लगा वो काला जादू किया करता था। तो किस वजह से ये मामला झगड़े शुरू हो गया? मतलब ये काला जादू करती थी अपने हवस में, और जो है अपने आप को ये काला जादू, और इसका जो दूसरा शौहर है मतलब वो भी काला जादू करता था। वो ये इस राब्ते में थी, शुरू से ही इसके राब्ते में थी। मतलब दोनों जो हैं इशफाक को मतलब ट्रैप किया, फिर जो है ना वो घर में आ गई, मुझे ट्रैप किया, मुझे घर से निकलवा दिया गया। मतलब जो है ना मैं कभी उधर दर पदर, मतलब जो बच्चे हैं वो दर पदर होते रहते। तो फिर जो है ना वो बाप इनको अपने पास ले आया, मुझे घर से निकाल दिया उधर से। फिर मैं श्याम और कश्यप को वो ले आया इधर लाहौर में। तो मैं उधर तड़प रही थी, फिर मुझे बुलवाया कि आप आ जाओ, मैं आपको आपके साथ रखूँगा, बच्चे आप खुश रहना मेरे साथ। तो जो है मैं उधर से आ गई। फिर जो है ना मैं
फ़ातिमा और ज़ोया को अपने साथ उधर से गांव से ले आई, इशफ़ाक़ के पास आई। वो मामू जो थे बीच में, वो मतलब मुझे इधर इशफ़ाक़ के पास छुड़वाया। और जो है ना फिर मतलब मैं जैसे आई, मुझ पे तशद्दुद करना, मेरे बच्चों को तशद्दुद करना, उसके सामने मेरे सामने मेरे बच्चों को मारते। मैं अगर कुछ कहती तो मुझे मारने लग जाते। मतलब इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म। अब तो इसने जुल्म की इंतहा कर दी मेरी बेटी को। फिर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माँ आई, उधर से मुझे ले गई। फिर शाम का शव और फ़ातिमा, मैंने कहा मुझे बच्चे दे दो, मैं जो है ना आपके पास अपने बच्चे नहीं छोड़ूंगी। तो वो मेरे सारे बच्चे छीन लिए। वो छोटी जो ज़ोया थी 4 माह की थी, वो उधर मतलब मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माँ मुझे ले गई। फिर स्टेशन पे मतलब रेलवे स्टेशन पे मुझे वो फेंक के चला गया कि आप अगर नहीं लोगी तो मैं किसी कूड़े के डब्बे में फेंक के चला जाऊंगा। कश्यप, आप काफ़ी देर उनके साथ यहाँ पर रही हैं, इकट्ठे रही हैं। आपने उसको कुछ ऐसा अमल करते हुए देखा इस दौरान के वो कोई जादू या बच्चों को इस्तेमाल करती हो उस मकसद के लिए? जी मतलब ये तशद्दुद, बस इसका मकसद यही था कि हम सबको हलाक कर दे। तो इसका निशाना ये बना कि मेरी फ़ातिमा हलाक हो गई उसके हाथ से। तो इसका मकसद ये था, सारा दिन बच्चों पे तशद्दुद करती, इशफ़ाक़ कहती कि बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतना जुल्म के साथ उनको मारती, इतना बेदर्दी के साथ उनको मारती। अच्छा, आप ये बच्चे आपके जो थे वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, इशफ़ाक़ आपका ख़ावंद उसको नाज़िया को लेकर किसी दूसरे घर चला गया, तो आपके बच्चे भी साथ ले गया था, और आपको किस तरह पता लगा ये सारा मामला जो है, ये ज़रा बताइएगा। जी मैं उधर थी, तो जो है ना मतलब फ़ातिमा, एहतिशाम और कश्यप इसके पास थे। तो मैं उधर गांव में थी। जो छोटी बेटी है मेरी ज़ोया, वो उधर मेरे पास थी। मतलब पहले तो मेरा राब्ता नहीं होता था। फिर जो है ना मतलब अचानक ही मुझे पता चला कि जो है ना फ़ातिमा की डेथ हो गई है। मैं तो बिल्कुल हैरान परेशान। मतलब मेरे आपको कैसे पता लगा? हाँ, मुझे ऐसे पता लगा कि मेरे भाई हैं, ये मंजूर भाई, वो जो है ना मुझे बतलवाया और जो है ना मुझे मतलब उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने बताया। फिर मैं उन लोग भाई वालों के साथ, मैं अपनी सास के साथ उधर से भागी और आई। मैं अपनी फ़ातिमा को मतलब वो डेड बॉडी के उसके पड़े हुए थे। और ये बच्चों की ये कंडीशन थी कि ये कश्यप के बचने की हालत बिल्कुल नहीं थी। मतलब ये भी इतना तशद्दुद इस पे वो था, ये सारा कुछ मतलब ये बिल्कुल सहमी हुई, डरी हुई थी। इस बच्ची पे भी तशद्दुद करते थे? जी बिल्कुल, ये इसका एक हाल नहीं था। मतलब वो बिल्कुल जो है ना मतलब बिल्कुल इतनी हो गई थी, बस डरती रहती है। हॉस्पिटल का नाम लो तो चीखें मारना शुरू कर दी थी। इतना तशद्दुद इसमें हुआ, बिल्कुल सुर्ख उसकी हो गई। इतना मतलब मारा पीटा इनको। और एक बात जो है ना, बच्चों को जब मारती दिन में, और अगर वो बच्चों को ना डरा के रखती कि आप अगर जो है ना बाप को बताओगे तो मैं जो है ना आपको जान से मार दूँगी। और जब फ़ातिमा को मारा तो मतलब जो है ना बाप को बता दे। और जो है ना कभी कभी मतलब मारती तो इशफ़ाक़ भी जो है ना इनके सामने, इशफ़ाक़ भी खड़ा होता था। इशफ़ाक़ भी इनकी साइड लेता था, मतलब नाज़िया की साइड लेता था, बच्चों की साइड नहीं लेता था कि आप गलत करते हो। बच्चों को भी मारते, वो भी मारते और ये नाज़िया भी मारती। अच्छा कश्यप, ये बताइएगा कि आपको कभी ये महसूस हुआ कि उसने, नाज़िया ने इशफ़ाक़ पर भी कोई जादू किया हुआ है, या उसको भी उसने कभी इस तरह से आपको महसूस हुआ? आपके ताल्लुकात पहले इशफ़ाक़ के साथ कैसे होते थे, और जब वो इसको इस घर में लेकर आया नाज़िया को, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन थी? पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिर जो है ना इसको ले आया, फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता। तो मतलब छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े फासले बन गए। तो ये जैसे ही इसको घर में ले आया तो मेरी घर से ही मुझे निकलवा दिया गया। मैं 8-10 दिन मेरे साथ रही वो, मुझे मेरे बच्चों को घर से निकलवा दिया। मैं एक दिन गई उधर, फिर जो है मैं 10-12 दिन के बाद भाई ने उसको समझाया कि आप अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी साथ रखो। फिर मैं आई, उधर से मुझे ले आया। फिर उसी दिन ही मुझे जो ना, सुबह को हम आए, शाम को फिर मुझे घसीट के उधर फेंक के चला आया। मतलब उधर फेंक दिया, मतलब उधर। अच्छा, बच्चों को क्यों वो बुलाती थी अपने पास? वो क्यों बज़िद होती थी कि बच्चे जो हैं वो हमारे साथ रहें? उनको क्यों बुलाती थी? उसका क्या मकसद था? उनका ये मकसद था कि इनको बस जान से मार दूं, और जो है ना मतलब इन पे बेइंतहा जुल्म और तशद्दुद करती थी। तो इनका मकसद यही था, बस इनको जो है ना तशद्दुद इस वजह से करती थी कि जो है ना इनको
इनका ये मकसद था कि जो है ना बस ये बच्चे ना हो, पर इशफाक और मैं बस साथ रहिए। बच्चे अगर बीच में होते तो हमें ये परेशानी होती है कि बच्चे हैं। मतलब इनका यही मकसद है कि सारे बच्चों को ना एक एक करके ख़त्म कर दूँ। कश्यप बेटा, आपको भी मारते थे, आप पे भी तशद्दुद करती थी नाजिया? क्या कहती थी आपको? बोलोगे बेटा कुछ? बिल्कुल, आपने सारी कहानी सुनी है, जो कश्यप है उसकी ज़ुबानी सुनी कि किस तरह से उसके बच्चों पर तशद्दुद जो है वो किया जाता था और क्या मकसद था उसका। नाजिया का जो उसकी सौतन थी वो कुछ जादू अमल की करती थी, क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड है, जो उसका पहला खावंद है, और वो आपको बताऊं कि उसके 7 बच्चे हैं पहले खावंद से। खालिद नाम है गालबन उसके खावंद का, और वो काला जादू करता था, कब्रिस्तान में आता जाता था। इस चीज़ के शवाहिद भी मिले हैं, पुलिस ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। इस हवाले से हम मज़ीद जो है वो बात करते हैं। कश्यप का खावंद जो है अशफाक, उसके जो बड़े भाई हैं मंजूर, उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं, और वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, और वो हमें इसमें डिटेल बताएंगे कि असल मामला था क्या और किस वजह से वो बच्चों को टॉर्चर किया करती थी, और अब इस केस का स्टेटस क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर साहब। मंजूर साहब जो हैं वो उस बच्ची फ़ातिमा के ताया हैं और इस मुकदमे में वो गवाह भी हैं। उनसे डिटेल जानते हैं, इस सारे केस के हवाले से पूछते हैं कि माजरा क्या था, और वो इनकी जो दूसरी भाभी थी, अशफाक की जो दूसरी बीवी थी, वो क्या अमल करती थी, उसका पहले खावंद जो था वो क्या करता था, उसके साथ क्या ताल्लुक़ था, वो इस मामले में इन्वॉल्व है या नहीं। इस हवाले से डिटेल जानते हैं मंजूर साहब से। जी मंजूर साहब, बताइएगा ज़रा डिटेल में हमें कि ये सारा वाक़या हुआ क्या, और जो वो नाजिया है, जो मुलज़िमा है, वो क्या करती थी, और आपके भाई का जो था इसमें क्या किरदार था? देखें जी, इस औरत का जो है ना बेसिकली वो बैकग्राउंड भी हमने देखा, चेक किया। जब ये घर में एंटर हुई तो उस पर भी हमने एतराज़ात उठाए, भाई को समझाने की भी कोशिश की। फिर उन्होंने हमारी भाभी पे, जो बड़ी भाभी हैं शफ़क़, उन पर तशद्दुद किया। उस वक्त भी हमने एतराज़ात उठाए, तो भाई को काफ़ी समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो फिर हमने उनको सेपरेट करके मतलब एक पोर्शन में जगह दी। उसके बाद उन्होंने बड़ी भाभी शफ़क़ को निकाल दिया घर से। भाभी के जाने के बाद वो भी एक दफ़ा हमने जो है ना कोशिश करके उनको वापस मंगवाया, भाई को इंसिस्ट किया कि आप इनको वापस ले आएँ। वो आई, फिर उस सेम डे पे उनको वापस करवा दिया इस औरत ने। ये मतलब औरत जो है ना, इसका मकसद जो था, एक ड्रामा करती थी ये कि जी मुझ पे जिन्नात आते हैं, मुझ पे हाज़िरी होती है, और उस ड्रामे को मतलब मद्देनज़र रखते हुए ये तशद्दुद करती थी बच्चों पे। जहाँ तक काले जादू की बात है, तो ये काला जादू तो इनका है, मतलब ये इनके मतलब जो प्रीवियस घर है उससे इसकी सारी मतलब ट्रेसिंग मिलती है। इसका मियाँ जो है ना वो काला जादू करता है। अच्छा, ये इसकी नाजिया की अशफाक से दूसरी शादी थी? जी, इसकी दूसरी शादी है, और पहले घर में से इसके 7 बच्चे हैं। और दूसरा ये है कि ये भाई अशफाक को इन्होंने ट्रैप किया हुआ है, दोनों मियाँ बीवी ने मिल के इस पे अमल करके इसको कुछ खिला पिला के या मतलब कोई नशावर चीज़ें दे के। अच्छा, अशफाक की से मुलाकात कैसे होती है? जी सर जी, इशफाक जो है ना, वो जो इनका मतलब मौक़िफ़ था, इशफाक ने जो चीज़ें बताई हमें लेटर ऑन, वो ये है कि मैं इन ड्राइव चलाया करता था ऑफिस से आते जाते हुए। तो एक दिन राइड पे आई है, मेरी मुलाकात हुई इसके साथ। फिर ये इसको घर पे इनवाइट किया साहिवाल में, वहाँ पे अपना बहनोई बना के, बहनोई के हैसियत से तारुफ़ करवाया अपने घर में नाजिया ने। और वहाँ पे ये कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते एक दफ़ा फिर मतलब जो है ना इस तरह करके आना जाना इनका लगा रहा। और इसी दौरान ही मतलब इसकी जहन साजी की गई, इसको कुछ खिलाया पिलाया गया और इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई। तो उसके बाद फिर जो है ना वो जब चेंज हुआ है, उसका ब्रेन चेंज हुआ है, उसका मतलब जहन चेंज हुआ है, तो उसने फिर ना बच्चे उसे नज़र आते हैं, अभी तक ये हालात हैं, और ना ही उसको बड़ी बीवी कुछ नज़र आती है, ना ही मदर कुछ नज़र आती है, ना ही हम लोग कुछ नज़र आते हैं। मतलब जो जिस तरह वो कहें, खालिद और नाजिया कहें, वो सारा कुछ है। अच्छा, खालिद भी राब्ते में था इनसे? जी जी, खालिद तो नाजिया के साथ राब्ते में है। ये एक पूरा मतलब एक प्लान्ड एक मतलब गेम है, और इशफाक को उसका मोहरा बनाया हुआ है इन्होंने। आपके भाई की अर्निंग क्या थी?
इसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जॉब है, एज असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर ये काम करते हैं। तो वहाँ से तकरीबन इनकी लाख सवा लाख के करीब सैलरी है, प्लस में जो है ना इसको मतलब हमारी थोड़ी बहुत जो जायदाद है उसमें से भी शेयर आते हैं। तो अराउंड मतलब 1,50,000 के अराउंड इसकी मंथली अर्निंग है। बस वो इनकम देखते हुए उसको ट्रैप किया उन्होंने पहले तो। जी जी बिल्कुल यही है, फाइनेंशियली मतलब जो है ना वो एक बच्चा साउंड था, उसको देख के उन्होंने ट्रैप किया, क्योंकि उनके अपने हालात इस तरह के हैं नहीं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं और ये काला इल्म करते हैं। तो इसके थ्रू मतलब जो है ना उन्होंने देखा कि एक अच्छा हमारे पास शिकार है, और मुझे तो ये लगता है ये एक प्रोफेशनल और एक ग्रुप टाइप चीज़ है। इसको जो मतलब हमारी इंतज़ामिया है उसको इस पर ज़रा वर्किंग करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ताकि ये कि कोई और घर ख़राब ना हो। मेरा घर तो ख़राब हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी आकर रही है नाजिया, आपने कोई ऐसा अमल देखा हो काले जादू वाला, या कुछ अमल करती हो, कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हो या आपको कुछ शुबा हुआ हो, और यहाँ पर आकर उसके क्या हालात थे, आप लोगों के साथ कैसा सलूक था? मुझे पता लगा आपकी वालदा पर भी एक दफ़ा उसने हमला किया था, उस पर उनको भी मारने की कोशिश की थी। जी जी बारहा इसने तो मतलब जब से आई है सबसे पहले भाभी से स्टार्ट किया, उस पर तशद्दुद किया, बच्चों पे तशद्दुद किया। यहाँ तक देखा गया कि ये इशफाक भाई के पीछे स्टिक लेके मतलब लाठी लेके मार रही होती थी, और इशफाक भाई जो है ना वो कुरान पाक की आयतें पढ़ रहे होते थे, अपने मियाँ को मारती थी। और इसके अलावा जो है वो बच्चों को उठा के ज़मीन में फेंकना, पटक देना ज़ोर से, ये वाली चीज़ें मतलब। और इस पर हमने 12 एतराज़ात किए हैं, और स्पेशली जब हमारी भाभी चली गई तो फिर मेरी फैमिली के साथ इन्होंने यही वाला काम शुरू किया, कुंडी लगा देना ताकि ये घर से बाहर ना निकलें, तरह तरह से तंग करना। और मतलब जो है ना इनका मकसद ये था कि ये लोग घर छोड़ के चले जाएं, हम यहाँ पे काबिज़ हो जाएं, और या मतलब ये है कि जो सोल मतलब इसके बेनिफिशरी हों, टोटल जो भी इनकम है इशफा की वो हम रहें। तभी उनकी मिसेस को भी घर पे नहीं रहने दिया गया, बच्चों को दरबदर जलील किया गया, कभी बुलाया गया, मतलब एक टेंशन क्रिएट करने के लिए, ताकि पूरी फैमिली टेंशन में रहे, और मतलब जो है ना वो इस तरह का, ताकि इनको सुकून ना हो, और हमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो हमें एज सून एज़ पॉसिबल मिल जाए। और इनका लास्ट टारगेट इशफाक था, इशफाक को भी इन्होंने रास्ते से हटा देना था। अच्छा, ये सारा कुछ जो करती थी, वो टॉर्चर करना, बच्चों को उसको अपना शफक को उन्होंने मारना, आपकी वालदा पे भी हमला किया, तो अशफाक इसमें कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं कहता था उसको? सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब से मतलब ये औरत आई है तो इसने इस तरह का मतलब इसको पहले पक्का कर लिया, इसका जहन इस तरह का बना लिया कि मतलब वो एक पुतला बन गया, एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस बन गया, कि जो बटन दबाना है उसी तरह उसने अमल करना है। तो उसको ना मदर नज़र आती है, ना कोई बच्चे नज़र आते हैं, ना कोई मिसेस नज़र आती है अपनी बड़ी, तो मतलब उसको वही नज़र आती है नाजिया, और जिस तरह वो कहती है वो उस तरह करता है। तो यहाँ से फिर जब वो उसको नाजिया को लेके निकला, कहीं और शिफ्ट हुआ, वो क्या वजह हुई थी और कहाँ गया था? फिर बच्चे उसके पास कैसे आए, ये ज़रा सारा डिटेल में बताइए। जी ये कोई 1.5 साल पहले की बात है। तो ये मतलब हमारे साथ हमारे बच्चों को तंग करते रहते थे। वालदा यहाँ पे आई हुई थी, तो इन्होंने जो है ना वो कुंडियाँ लगाई, इस तरह झगड़ा किया, ऊपर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, खिड़की के शीशे अभी तक मेरे वो टूटे हुए हैं, मैंने वो नहीं किया। तो यहाँ से भी उनको दरवाज़ा बंद मिला, तो जब हमने बंद कर दिया ज़बरदस्ती घर वालों ने ऊपर, ताकि ये कि ऊपर आगे तशद्दुद ना करें, तो पीछे से गई है, बालकनी में वालदा थी, उनके ऊपर यहाँ से नीचे से छुरियाँ फेंकी हैं। मतलब इतना वो मुझे नहीं समझ आती। और इसकी फिर 15 पे कॉल की हमने, ठीक है, और इस वाक़े को, और इससे पहले भी 1 या 2 दफ़ा 15 पे कॉल गई। इस वाक़े को प्रॉपरली मतलब हमने रिपोर्ट किया, हमने एप्लीकेशन दी, और उस पर FIR हुई। जब इन लोगों को पता चला कि FIR हो गई है, अब हम पकड़े जाएंगे, तो यहाँ से वो रफू चक्कर हो गए। और उसमें ये हमारी बड़ी भाभी शफ़क़ का जो जहेज़ का सामान था यहाँ से उठा के ले गए, मतलब एक तरह से लूट मार करके चले गए, क्योंकि उस पर नाजिया का तो कोई हक नहीं था। यहाँ से फिर किधर गए वो, आपने परसू नहीं किया, पकड़वाया नहीं उनको? जी सर हमने बहुत कोशिश की, ये कभी किधर कभी यहाँ से तो भागे साहिवाल की तरफ, ये सामान आगे पीछे करके फिर ये साहिवाल गए। सामान भी इन्होंने मतलब कहीं बेच दिया आगे पीछे, उस सामान की भी कोई ट्रेसिंग नहीं मिली। तो बहरहाल ये है कि ये ऑफ़िस से फिर हमने पता करवाया, ऑफ़िस में भी इसने मतलब इस तरह का किया हुआ था, सीन किया हुआ था कि मेरा पता किसी को ना चले। तो महीना 2 महीना तो हमें कोई नहीं पता चला। फिर ये लेटर ऑन काफ़ी दिनों बाद पता चला कि ये वहाँ पे शेर शाह में यूनिवर्सिटी के करीब ही एक टाउन है, तो वहाँ पे ये मतलब कोई रहने लगे हैं, ठीक है।
तो उसके बाद ये फिर वहाँ पे भी कोई ज़्यादा अरसा नहीं रहे, 2-3 महीने ही रहे। ये बच्चे अशफाक के जो थे वो उस खातून के पास कैसे पहुंचे, क्या मामला हुआ वो साहब? जी इनिशियली तो मतलब बच्चे अपनी वालदा के साथ चले गए थे, शफक भाभी के साथ ये बच्चे चले गए थे। भाई ने इंटरवीन करके रिक्वेस्टें करके, मुझे रिक्वेस्टें करता, मदर को करता, हमें इन्वॉल्व नहीं हुए क्योंकि हमें पता था ये हालात हैं घर के। तो हमारे मामू को इन्वॉल्व किया इन्होंने, ये अब से कोई 10-11 माह पहले की बात है। उन्होंने फिर मतलब जो है ना वो इंटरवीन करके बच्चे, पहले 2 बच्चे जो बड़े थे वो आए, उसके बाद फिर भाभी भी आई, ठीक है, आके यहाँ पे हाकिम टाउन में जहाँ पे बच्ची की डेथ हुई है जिस घर में, उसी में रहने लगे। और यहाँ पे जब भाभी आई हैं तो उनके साथ बहुत जुल्म किया है इन्होंने, कोई 10-15 दिनों में इसको मरने के काबिल कर दिया उन्होंने, टॉर्चर करके। इस औरत ने टॉर्चर किया, इशफाक की मौजूदगी में टॉर्चर हुआ, बच्चों पे टॉर्चर होता रहा, बच्चों पे टॉर्चर होता था। ये मदर थी, ज़ाहिर है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ये आवाज़ उठाती थी, तो मतलब इस पे टॉर्चर करते। फिर बच्चे अशफाक ने और नाजिया ने अपने पास ही रख लिए? नहीं जी, वो मतलब हाँ, टॉर्चर के बाद फिर भाभी की वालदा को पता चला, वो आई तो उन्होंने कहा कि जी हमने बच्चों को और भाभी को लेके जाना है। तो उन्होंने कहा जी बच्चे हमने नहीं देना। सारे बच्चे चारों के चारों, छोटी बच्ची 6 माह की थी, उसको भी अपने पास रख लिया। कहते हैं जी आप जाएं, इनको ज़बरदस्ती करके तंग करने के लिए निकाल दिया। स्टेशन पे जाके फिर छोटी बच्ची ये छोड़ा है, 3 बच्चे अपने पास रख लिए। 1 हफ़्ते के बाद या 15 दिन के बाद जो है ना बच्चे इधर मेरे घर पे आ गए, आके नॉक किया। हमने पता किया, देखा तो बच्चे बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। मैंने मामू को जो इन्वॉल्व होके बच्चों को मतलब इन्होंने वालिद को वापस करवाए थे, उनको कहा कि जी बच्चों की ये कंडीशन है। यहाँ से वीडियोस भिजवाई, तस्वीरें भिजवाई कि बच्चों की कोई कंडीशन नहीं है और बच्चे मेरे घर पे आए हैं और ये रिस्क में है कि इनके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हाकिम टाउन 5-6 किलोमीटर है। तो वो फिर उन्होंने उसको समझाया, बच्चे वापस चले गए। हफ्ते के बाद फिर दोबारा बच्चे आ गए। दूसरी दफ़ा जब आए तो फिर मैंने वापस नहीं किया। मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा जी मैंने बच्चों को कोर्ट में पेश करना है, तो आप जो मतलब अगर हक जताते हैं तो वहाँ पे कोर्ट में सिक्योर करवाएं, बच्चों को सिक्योरिटी दें, ठीक है, ताकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। अकॉर्डिंगली जो है ना बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये जो बच्ची का, फातिमा 4 साल की बच्ची का जो मर्डर हुआ है, वो क्या वाक़या हुआ, वो किस तरह से आपको पता लगा और फिर उसके बाद आपने क्या किया? जी मैं और मेरी मिसेस जो है ना वो वैसे ही मतलब मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बता दूं आपको, ज़रा क्लियर हो जाएगी चीज़ ना। एक स्टाम्प पेपर के थ्रू जब यहाँ से बच्चे मेरी मदर के पास गए, दूसरी दफ़ा मेरे पास आए, उसके बाद फिर मदर के पास गए बच्चे ना। हमने सब लोगों ने यही डिसाइड किया, घर वालों ने, कि बच्चों की वेलफेयर इसमें है कि बच्चे दादी के पास रहें, क्योंकि मदर उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, बाप के यहाँ हालात नहीं हैं, तो बच्चे जो है ना दादी के पास रहें। बच्चे दादी के पास ही थे, वहाँ पे इनकी एजुकेशन वगैरह सारा कुछ मतलब वहाँ पे स्कूल में एडमिशन हुआ और बच्चे एक रूटीन में आए। तो 8-9 महीने मतलब आज से कोई 2.5 महीने पहले जो है ना 8-9 महीने वहाँ पे रहे। आज से 2.5 महीने पहले इन्होंने फिर इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि जी बच्चे हमें चाहिए, बच्चे हमने अपने पास रखने हैं। तो हम कोई भी मतलब इस फेवर में नहीं था, ना ही बच्चे थे, बच्चे भी नहीं आना चाहते थे, बच्चे रोने लग गए जब बच्चों को पता चला। लेकिन ये कि ज़बरदस्ती की इन्होंने। तो हमने एक स्टाम्प पेपर इनसे साइन करवाया, नाजिया के भी साइन है उसके ऊपर और इशफाक के भी साइन है उसके ऊपर। उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चों की जान और बच्चों की एजुकेशन, मतलब जो जो वेलफेयर बच्चों की बनती है वो सारी इनकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों को कोई नुकसान होता है, बच्चों पे कोई तशद्दुद होता है, ये ज़िम्मेदार हैं, ये दोनों ज़िम्मेदार हैं, म्यूचुअली मतलब ज़िम्मेदार हैं। तो उस स्टाम्प पेपर को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम जाया करते थे। कभी मैं जाता था भाई से कांटेक्ट करके, कभी मैं मिसेस को लेके जाता था। तो उस दिन भी हम गए हैं जब ये मतलब हुआ है। तो ये मार रही थी और इशफाक जो है ना बच्चों को डांट डपट कर रहा था, बाकी बच्चे रो रहे थे, उनको डांट डपट कर रहा था। तो हमने कहा जी बच्चों को क्यों आप इस तरह मतलब कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारे ऊपर आ गई है, डंडा इसने उठाया हुआ था लोहे का, वो हमारे ऊपर आ गई। कहती है कि जी आप यहाँ से जाते हो या मैं अपने यहाँ पे कपड़े फाड़ूं और मैं यहाँ पे लोग इकट्ठे करूँ कि आपने मेरे साथ दस्तअंदाजी की है। तो मतलब इस चीज़ को रख के फिर हम तो वापस आ गए। मैंने मदर को कॉल करने की कोशिश की लेकिन मेरा रब्ता नहीं हो सका उनसे। सुबह फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मतलब जो है ना वो बच्ची की डेथ हो गई है और ये हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे ये चीख चिल्ला रहे थे जी बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं डॉक्टर से पता किया तो वो कहते हैं 4 घंटे पहले की बच्ची की डेथ हो चुकी है। अच्छा, रिसीव डेड थी? जी रिसीव डेड थी।
बच्ची जो है ना वो 4 घंटे पहले वहाँ डॉक्टरों को क्या बताया इन्होंने कि क्या हुआ बच्ची को? वहाँ भी काफ़ी ड्रामे करती रही है, सुना है। जी जी बिल्कुल, वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जी बच्ची को सांप ने काटा है, पता नहीं सांप को देख के बच्ची भागी है, कभी कह रहे थे सीढ़ियों से गिरी है, कभी कहती है कि दीवार से टकराई है। मतलब इनके मुख्तलिफ बयानिए बनते रहे, लेकिन झूठ तो झूठ होता है, ऑब्वियस सी बात है। मेरे सामने की बात है, मैं उनको मतलब जब वहाँ पे पहुँचा मैंने उनको मतलब यही बात की, और फिर ऊपर से पुलिस भी आ गई, उन्होंने भी मतलब उसको देखा। बच्ची को इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ हुआ है ना, मैं आपको बताऊँगा 13 इंजरीज़ हैं बच्ची को एज़ पर पोस्टमार्टम। और हेड में जो इंजरी है वहाँ पे 200 ml जो है ना वो ब्लड डिपॉजिट है, और ये कहते हैं कि उसको सांप ने काटा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब पुलिस ने वो उनके घर की तलाशी ली, वहाँ से क्या कुछ मिला? ये काला इलम जादू वाली चीज़ें जो पता लगा कि वो भी मिली हैं, ये ज़रा इस बारे में डिटेल बताइए। जी पुलिस को वहाँ से मतलब क्योंकि बच्चे वहाँ पे थे, मैंने रिक्वेस्ट की, ये लोग तो थाने में थे, इनको अंडर कस्टडी रखा पुलिस ने, और बच्चे वहाँ पे थे, तो इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की कि जी बच्चों को तो रिकवर कर लें। बच्चे रात से वहाँ पे अकेले हैं, 2 बच्चे कशफ और एहतशाम ना, तो ये लोग गए हैं, तो उनको फिर काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मिली ऐसी के जो काबिल एतराज़ हैं। मतलब वहाँ से स्लैब मिली है इनको, वहाँ से कोई मतलब बाल मिले हैं, इंसानी बाल, ठीक है, उसके अलावा इंसानी हड्डियाँ मिली हैं उनको वहाँ से जो है ना मतलब हिंदुओं की मूर्तियाँ जो है ना जो इबादत के लिए यूज़ करते हैं, कुरान पाक, सारी चीज़ें एक ही जगह पे रख के ये पता नहीं अब क्या करते थे। ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक जी शऊर शख्स ये समझ सकता है कि इससे कोई अच्छा काम तो नहीं हो सकता। अच्छा, आखिर में एक चीज़ जो मेरे जहन में चल रही है, देखें आपने बड़ी कोशिश की अपने जो पहली भाभी हैं आपकी उनको बसाने की, उनके बच्चों के साथ आपकी एक अपनी कुर्बत थी, मोहब्बत थी। कई मरतबा अशफाक ने, नाजिया ने उसको शफ़क़ को तशद्दुद करके बच्चों को घर से निकाल दिया, लेकिन आप फिर कोशिश करके वापस ले आए। आपने कई दफ़ा ये भी किया कि बच्चे हमारे पास रहेंगे, अशफाक के पास बच्चे हमने नहीं भेजने, लेकिन अशफाक बिन समाजत करता बच्चों को फिर अपने पास ले जाता। अब ज़ाहिर बात आपका भाई है वो, तो एक ही माँ के पेट से जन्म लिया आप लोगों ने, तो आगे आप उस केस में गवाह भी हैं, भाभी आपकी मुद्दई हैं। आगे चल के कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप को मोहब्बत कह लें या खून की कशिश कह लें, उसमें आपके अंदर कोई नरमी पैदा हो अपने भाई के लिए, या अदालतों में आपकी तरफ से कोई उसको कोई रिलीफ दिया जाए भाई को, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी, मैंने कहा मैं आपसे वो शेयर कर लूँ। जी सर, ऑब्वियसली बात है, आपका क्वेश्चन बहुत नेचुरल है। बात ये है कि अगर मैंने भाई को बचाना होता, ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे मैं कहता था हाँ जी, मतलब जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं अपनी ज़मानत में उनको मतलब वहाँ से या पुलिस में जाके थाने में मैं बात करता, लेकिन नहीं की। मैंने स्टैंड लिया, मैंने कहा जी बच्ची का पोस्टमार्टम करवाएं, ठीक है, बच्ची का पोस्टमार्टम होना चाहिए, उससे पता चले आपको कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। मुझे तो पता है कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। तो बात ये है कि मतलब नरम गोशा उस इंसान के लिए हो सकता है, ठीक है, कि जो इंसानियत का दर्द रखता हो, जिसको शर्मसारी हो अपने किए पे, लेकिन एक ऐसा शख्स जो एक मतलब औरत के चक्रों में अपनी मतलब कोख से जन्म दिए औलाद को भी जो है ना भूल जाए। और आपके भाई से आपकी मुलाकात हुई होगी इस वाक़े के बाद, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें? जी, यो दोनों को कोई शर्मिंदगी नहीं है। मतलब नाजिया तो मरकज़ी मुलज़िमा है जिसने किया है, मतलब कत्ल किया है, तो वो भी दंदनाती हुई मतलब जो है ना वो नज़र आती है हमें। कोर्ट में 2 दफ़ा आमना सामना हुआ हमारा, भाई को भी ज़रा सी शर्मिंदगी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, इनको तो मतलब एक जो है ना मैं कहता हूँ रोल मॉडल बनाना चाहिए, ताकि ये है कि आइंदा हमारे घरों में इस तरह के तशद्दुद और इस तरह के वाक़यात ना हों। और मतलब अगर कोई होता है, बाप जो है ना सरपरस्त होता है और उसी ने ही सारा कुछ करना होता है। ज़िम्मेदारी हिफाजत बच्चों की बाप की ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल जी, आपने सारी गुफ्तगू सुनी मकतूला बच्ची फ़ातिमा के ताया की, मंजूर साहब का। उनको कहना है कि इस केस को जो है वो एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए, रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए, कि इनको इस कदर सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा इस किस्म का वाक़या ना हो। इस हवाले से मज़ीद जो मकतूला फ़ातिमा के चचा हैं एजाज, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि इस दौरान क्या कुछ होता रहा और उन्होंने क्या कुछ देखा।
हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब। मकतूला फातिमा जो थी 4 साल की, उसके ताया लगते हैं ये, और उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ और जो उनके भाई इशफाक की दूसरी बीवी थी उसने ये जुल्म क्यों किया। जी एजाज साहब ज़रा बताइएगा कि सारा मामला क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। रिक्वेस्ट ये है कि हमारा इशफाक तीसरा नंबर भाई है, बड़े भाई हमारे मंजूर हैं, दूसरे नंबर पे मैं हूँ, तीसरे नंबर पे इशफाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जॉइंट फैमिली थी, सबका उठना बैठना खाना पीना सारा कुछ इकट्ठा था। पहली बीवी उनकी शफक थी, ठीक है सर जी। दूसरी शादी इसने 2 साल कबल यानी कि नाजिया को हमारे घर लाया। इसी तरह मीरपुर में भी एक मरतबा लाया, लेकिन हमने उसको रफ़ा दफ़ा कर दिया कि हमारे पास कोई उसकी जगह नहीं है। उसके बाद यहाँ ले आया तो उसने पहले घर में यानी कि इसको जैसे ले आया तो ये घर में आई। कुछ अरसे के बाद इसने यानी कि डिक्लेयर किया कि शादी मैंने की है नाजिया से। उसके बाद बड़ी भाभी को भी हमने शिफ्ट कर दिया, नीचे बड़े भाई ने शिफ्ट कर दिया कि भाई ये अपने दोनों बीवियों को इकट्ठा रखे। अच्छा एजाज साहब ये बताइएगा कि वो ले आया बीवी को यहाँ पर, आप लोगों ने उसको एडजस्ट भी कर लिया, उसकी बात मान भी ली। यहाँ आके नाजिया के क्या हालात थे? आपको कोई ऐसी चीज़ें नज़र आईं? आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई काला जादू करती है या उस पर जिन्नात की हाज़िरी होती है? सर जी ये तकरीबन कोई हफ़्ता, तकरीबन कोई 8 से 10 दिन यहाँ पर रहीं, ठीक है। उसके बाद इशफाक से लड़ना झगड़ना, इशफाक को मारना पीटना, भाभी को मारना पीटना, उसके अलावा बच्चों को मारना पीटना इसने शुरू कर दिया। तो इसी दौरान जो है ये कुछ यानी कि खुशबू वगैरह यहाँ पर इस तरह की चीज़ें करती थी जी, जो हमें बिल्कुल यानी कि नापसंद थी। इशफाक को भी हमने समझाया कि भाई आप ये चीज़ें क्या करते हो। इशफाक भी शामिल था उसके साथ इन चीज़ों में? इशफाक भी उसकी रजामंदी में ही खुश था? सर जी इशफाक को तो पहले उन्होंने ट्रैप किया ना, तो पहले पता नहीं कितना अरसा, हमें समझ नहीं आती कि कितना अरसा पहले इसको ट्रैप किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई कि ये उनके साहिवाल भी गया था। उसके अलावा जो है यानी कि इस तरह कोई ताल्लुक़ इनका बना, फिर शादी की इससे। फिर उन्होंने बेसिकली बात यह है कि उन्होंने इस घर में घुसना था, इसकी अच्छी सैलरी, इसने अपने आप को डिस्क्लोज़ कर दिया कि मेरी इतनी सैलरी है और इतना मेरे पास जो है प्रॉपर्टी है, या इस तरह का कुछ कर दिया इसने। अच्छा फातिमा के कत्ल के बाद जब ये दोनों मियाँ बीवी गिरफ़्तार हो जाते हैं, आपकी उससे अपने भाई इशफाक से पुलिस हिरासत में मुलाकात भी हुई होगी? कोई आपकी कोई बात हुई उससे? उसको कोई शर्मिंदगी, कोई पशेमानी? कुछ भी नहीं सर, शर्मिंदगी कुछ भी नहीं है। 13 तारीख का ये वाक़या है। 13 तारीख को जब हमें सुबह 4:30 बजे मामू ने बताया, मामू के बाद फिर हमने भाई को फ़ोन की। इस तरह हमें पता चला कि ये फ़ौत हो गई है। इशफाक ने मामू को बताया, फिर हमने बड़ी भाभी हमारे साथ आई जो शफक हैं। हम यहाँ पर पहुँचे, कुछ ही देर के बाद हमें फ़ोन पे बताया गया कि भाई पोस्टमार्टम बच्ची का हो रहा है, बच्ची की लाश नहीं मिल रही, पुलिस केस बन गया है। तो फिर पता चला कि बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। जब यहाँ हम पहुँचे तो इशफाक को अभी तक कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही उस औरत को कोई। औरत का हौसला इतना बुलंद है कि हद से ज़्यादा। कत्ल करने कबूल करने के बाद भी उसका वही मोटिव है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। अब इस हवाले से, इस केस के हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे जो इसके आईओज़ हैं, पुलिस अफसरान हैं, कि अब तक की तफ्तीश क्या हुई है, उन्होंने इस तफ्तीश में क्या कुछ किया, चलान क्या मुरतब किया, इन्होंने इकबाल जुर्म किस बेस पे किया, क्या कुछ बरामदगी हुई। इस हवाले से जो पुलिस अफसरान हैं उनसे भी बात करते हैं और मज़ीद आपको बताते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीएसपी इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप राना इशफाक साहब। उनसे जानते हैं ये ग्रीन टाउन का जो केस है, 4 साल मकतूला फातिमा जो है, जिसे उसकी सौतेली माँ ने और बाप ने कत्ल किया, इस कत्ल के महरक़ात क्या थे, किस तरह से उन्होंने उसकी सौतेली माँ को और उसके वालिद को गिल्टी फील किया और उनको अरेस्ट किया। इस केस के हवाले से एक चीज़ सामने आ रही है कि इसमें शायद कोई जो मुलजिमा है नाजिया, वो कोई काला जादू करती थी या कुछ ऐसे अमल करती थी जिसकी वजह से वो बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाती थी। तो इस हवाले से मज़ीद डिटेल जानते हैं राना इशफाक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। राना साहब इस केस के हवाले से ज़रा हमें डिटेल बताइएगा कि ये केस हुआ क्या, और ये जो एलिमेंट है जादू टूटने वाला, ये इसमें शामिल है या नहीं, और उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है, केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हुई है, इकबाल जुर्म हो गया है, और अब मज़ीद इसमें आप क्या कर रहे हैं?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये काफ़ी संगीन वाक़या है। इसमें एक 4 से 5 साल की बच्ची की जान गई है और उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बाप उसमें शामिल है और उसकी सौतेली माँ इस घिनौने वारदात में मुलव्वस है। ये हमें इत्तला मिलती है हॉस्पिटल से कि इस तरह की बच्ची की एक डेड बॉडी आई है जिसकी मौत कुछ मशकूक हालात में हुई है। जब हॉस्पिटल हमारी टीम पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन की, तो उनको हालात मशकूक नज़र आते हैं। वो बताते हैं कि जी ये बच्ची को सांप काटा है, लेकिन उसके जो अलामात होती हैं या उसकी जो चीज़ें होती हैं उनमें सांप के काटे का कोई चांस नज़र नहीं आता और बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान होते हैं। तो उसको फिर इसलिए इस केस को आगे लेके चल के तो पर्चा दर्ज किया जाता है। पर्चा दर्ज करने के बाद जिस वक्त मुलाज़ा मौका करने हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अजीबो-गरीब मनाज़र हमें देखने को मिलते हैं कि उस बच्ची के घर में जिसमें वो अपनी सौतेली वालदा और अपने वालिद के साथ रह रही थी, उसमें जादू टूने की तरह की कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे कि कुछ उसमें कोई कटे हुए बाल शॉपरों में डाल के रखे हुए हैं, कुछ नक्शो नगार इस तरह के, कुछ उनमें अजीब अजीब सी इबारतें लिखी हुई, तो जिनको बज़ाहिर जो है वो किसी, आप उसको काला जादू कह लें या उसको तवीज़ टोने कह लें, वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। मूर्तियाँ भी कुछ मिली वहाँ पे, इंसानी हड्डियाँ, इस किस्म की चीज़ें कोई? इंसानी हड्डियाँ तो ऐसा नहीं, लेकिन मूर्तियों की तस्वीरें और इस तरह के कोई हिंदुओं की एक आधी किताब, स्लेब वो जो होती है क्रिश्चियंस की, वो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली। और फिर हमने जब इस चीज़ का पता किया कि ये क्यों है, तो मोहल्ले में से हमें ये पता चला कि ये तावीज़ वगैरह भी लोगों को देती थी और इसके अलावा ये जादू के काम में भी मुलव्वस थी। और जब इसका हमने इंटेरोगेट किया तो ये उस वक्त भी इसने कहा कि जी मेरे पास जो है वो जिन हाज़िरी देते हैं और बहुत सारे जिन हैं लाखों की तादाद में, वो मेरे हाज़िर हो जाते हैं, मेरे हुक्म मानते हैं, मैं उनको इस तरह से, यानी अजीबो-गरीब इसकी जो थी वो। लेकिन जिस वक्त इंटेरोगेट किया फिर इन्होंने अपने इस घिनौने जुर्म का इतराफ़ किया और इन्होंने बताया कि उस बच्ची को तशद्दुद के ज़रिए मारा गया है। उस बच्ची को सर के ऊपर एक डंडे से वार किया गया जिससे उस बच्ची की तबीयत ख़राब हुई। अब ये इतने ज़ालिम लोग थे कि बजाय इसके कि उस वक्त बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते, इन्होंने उसको तड़पने दिया और जब वो बच्ची तड़प तड़प के उसकी जान निकल गई तो फिर ये उसको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हॉस्पिटल लेके गए। वो भी सुबह जाके 5-6 बजे ये हॉस्पिटल में पहुँचे, जबकि ये इंसिडेंट रात का था। इस तरह से अब हमने इस केस के तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, तमाम जो इंटेरोगेशन थी वो कंप्लीट की, मोहल्लेदारों के बयानात। बच्ची जो थी ये अपनी सौतेली वालदा के साथ रह रही थी। इसकी जो असल वालदा है वो चूँकि डिवोर्स हो चुकी है, लिहाजा वो किसी और शहर में रहती है। इस बच्ची और इसकी एक और बहन और एक और भाई भी इसी सौतेली वालदा के पास रहते हैं। लेकिन जब हमने उन बच्चों से भी कोई बात करने की कोशिश की तो वो बच्चे बहुत सख्त घबराए हुए थे, सहमे हुए थे, बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, यानी कि वो कोई बात बताने के काबिल नहीं थे। ज़ाहिर है वो बच्चे थे, हमने उनको फिर उसी प्यार से तरीके से हैंडल किया, लेकिन उनकी बातों से हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया कि ये जो तशद्दुद वाला सिलसिला था ये घर में जारी था। इवन उससे जो छोटी बच्ची थी उसके जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात थे, जिसका हमने इस केस में मेडिकल भी करवाया है और हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई भी इस केस का पहलू ऐसा ना रह जाए कि जो कानून के सामने पेश ना हो, जो हम अदालत में सबमिट ना करें। हमने सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल करके अपना चलान मुकम्मल कर लिया है और उसको जल्द हम अदालत में जमा करवा देंगे, ताकि ये ऐसा एक घिनौना जुर्म है जिसमें बहुत एक मासूम बच्ची उसकी जान गई है, तो ये और किसी को इस तरह की जुर्रत ना हो, ताकि इसको एक इबरतनाक सज़ा मिले। और जो मुद्दइया है, जो उसकी असल वालदा है, वो हमारी मुद्दइया है, उसके साथ हम पूरे लाइज़ॉन में हैं, उससे हम हर चीज़ जो है वो डिस्कस भी कर रहे हैं और इस केस को मजबूत बना के इंशाल्लाह इनको सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा राना साहब, जो मुलज़म है वो बच्ची का सगा बाप है, उसको जब गिरफ़्तार किया तब से इंटरोगेट भी कर रहे हैं, रिमांड पर भी आपके पास रहे हैं वो, तो इस हवाले से बताइएगा कि इनको कोई पश्मानी, कोई शर्मिंदगी है, कोई पछतावा है कि अपनी मासूम बच्ची को किस तरह से कत्ल किया उन्होंने या उसके सामने कत्ल की गई?
ये जो है ना, ये एक मुजरमाना जहनीत होती है कि बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कोई मुजरम ऐसा मिले कि जिसको अपने जुर्म का एहसास हो जाए और वो शर्मिंदा हो इस पे। पहले ये लोग वैसे ही इनकार करते रहे और तरह तरह के हीले बहाने कि जी वो तो सांप काट गया था, एक सांप नज़र आया था, उसकी लाल दुम थी, यानी कि इन्होंने हमें चक्कर देने की हर कोशिश की। और फिर जिस वक्त ये चीज़ें एक्सपोज़ हुई, फिर इन्होंने एतराफ़ किया, उसके बाद भी हमने उसके सगे बाप के चेहरे पे या उसकी सौतेली माँ के चेहरे पे नदामत या शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं देखे, बल्कि वो अपने मुख्तलिफ़ तरह के उसको रंग देने की कोशिश कर रहे थे कि बस पता लगे कि जी हमने जो किया है बस वो ठीक है। क्योंकि ये जब इंसान इस तरह का जुर्म करता है तो बेसिकली उसका ज़मीर तो मर जाता है। अगर उसका ज़मीर ज़िंदा हो तो वैसा काम कभी भी ना करे। राना साहब, जो चीज़ें वहाँ से बरामद हुई, आपने बताया कि वो मूर्तियों की तस्वीर, नक्श निगार और बाल जो थे, इसका तफ्तीश में क्या रोल है और उसमें आप समझते हैं कि इसकी भी कोई दफ़ा लगती है या आगे कोर्ट में जाकर ये चीज़ें किस तरह से जस्टिफाइड होंगी कि ये कोई जादू टूना करते थे या जादू टूने की वजह से ये बच्चों पर टॉर्चर किया करते थे? हमने जो चीज़ें भी हमें मुलाज़ा मौका के दौरान मिली हैं, उनमें से जो चीज़ें कानून उसको प्रूव करने के लिए विटनेस के तौर पे ज़रूरी थी, उनको हमने कब्ज़े में लिया है। उनको हम वैसे ही जो है वो रिकवरी मेमो बना के कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो आप जुर्म कह रहे हैं, देखें जब एक मेन जुर्म है ना 302, जब वो जुर्म तो 302 से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। बाकी चीज़ें अगर हम उसको किसी और तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये चीज़ जो है वो थोड़ी पीछे। हम चाह रहे हैं कि उनको 302 की कत्ल की सज़ा मिले और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको सपोर्टिव के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उन्होंने ये जो चीज़ें रखी हुई थी उनको हम कब्ज़े में लेंगे, उनका जो है वो विटनेस प्रूफ उसका बनाएंगे और वो अदालत में सबमिट करेंगे ताकि वहाँ से इनकी बचत का कोई किसी किस्म का गुंजाइश ना रह जाए। अच्छा, ये जो मुलज़मा है नाज़िया, इसके मुतल्लक पता लगा है कि ये पहले से भी शादीशुदा थी और जो इसका पहला खामंद है खालिद, वो असल काला जादू करता है, को जादू टूने के काम करता है, कब्रिस्तानों में भी आना जाना है और उसकी बैकग्राउंड सारी काफ़ी लोगों से पता लगा इसी किस्म की है। तो इस केस में नाज़िया से तो वो राब्ते में था, उसका राब्ता था, 7 बच्चे हैं उसके, उसका खामन से, पहले खामन से, तो उसका कोई रोल इसमें सामने आया है खालिद का, या वो कहीं किसी जगह पर इन्वॉल्वमेंट उसकी हो? इसकी जो पहली शादी थी इस औरत की, उससे जैसे आपने बताया उसमें से बच्चे भी हैं, लेकिन वो बच्चे इस औरत के पास नहीं रहते, वो बच्चे अपने बाप के पास रहते हैं। और ये बच्चे जो सौतेले बच्चे हैं, ये इसके पास तीनों बच्चे तकरीबन कुछ अरसे से इसके पास रह रहे थे। अभी तक इसके किसी कभी काम में हमें इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला कि उसमें उसका जो साबका खामद है वो मुलव्वस हो, लेकिन तफ्तीश अभी जारी है और इसको हम देख रहे हैं। इसमें कोई भी जो एक कोई पहलू होगा, जैसे कोई तफ्तीश में कोई और बंदा सामने आ जाएगा, कोई और सबूत सामने आ जाएगा, तो उसको हम इंशाल्लाह ताला करके तो इस केस को मुकम्मल करेंगे। आपकी तरफ से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हुई है और मुलज़मों ने इतराफ़ जुर्म भी किया है, आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? जी जी बिल्कुल, हमने उसमें कोई लेकुनाज नहीं छोड़े हुए, हमने अपनी तफ्तीश पूरी की है, उनका इतराफ़ जुर्म भी है। इसके अलावा उन जो भी अवेलेबल सबूत थे वो सारे भी हमारे पास हैं और हमने अपना चलान कंप्लीट कर लिया हुआ है। अच्छा राना साहब, इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, FIR जो दर्ज की है उसमें मुद्दइया तो उसकी बच्ची की वालदा है शफ़क़। वो कोई सीधी सादी सी खातून है, उसकी एज भी इतनी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी उसका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ नहीं है उसको खातून को इतनी। अब इस केस में जो गवाह है वो मुलज़म अशफाक जो है उसका सगा बड़ा भाई है मंजूर। अब आगे चल के कोर्ट में, क्योंकि इस केस के हवाले से ना काफ़ी बातें सामने आई कि इनकी 2 साल से जब ये झगड़े चल रहे थे, जो मामला थे, तो उसमें कई दफ़ा उसने अपनी बीवी को, शफ़क़ को, जो मुद्दइया है इस मुकदमे की, उसको घर से निकाल भी दिया, उसके माँ बाप के घर भिजवा दिया, बच्चों को भी भिजवा दिया। फिर बाद में वो अशफाक उन्हीं के मिन्नतें तरले करता था अपने भाइयों के, तो वो कई दफ़ा सख्त रवैया भी अपनाते थे, लेकिन क्योंकि उनका सगा भाई था वो, तो वो फिर उसको माफ़ कर देते थे और फिर मामला को उसी तरह लेकर चलते थे। अब आगे इस केस के हवाले से जो मेरा मकसद है बात करने का, कि हैं तो वो आपस में सगे भाई, आगे जाके अगर कोई उनके दिल में नरम गोशा पैदा हो अपने मुलज़म भाई के लिए और वो अपनी गवाही से मुनहरिफ हो जाए या चेंज करें अपनी गवाही, तो इसको मुलज़म को चांस है कि आगे कोई रिलीफ मिल जाएगा या इसकी जान छूट जाएगी इस केस के हवाले से?
मिर्ज़ा साहब देखें, जो केस होता है कोई भी, उसका जो कंप्लेनेंट बनता है वो तो उसके किसी सगे नहीं बनना है। उसकी जो वालदा है उससे तो सगा उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट तो उसने ही बनना था। वो कंप्लेनेंट बन गई, वो अपने केस की पैरवी करना भी चाहती है। जो ये इसका बाप है बच्ची का, जिसके ऊपर FIR हुई है और जो इसमें मुजरम है, उसकी हरकत जो हैं वो उसके घर वाले भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इस औरत के चंगल में आके, वो भी उसका जो है ना रवैया, वो अपने घर वालों से भी ठीक नहीं है। लिहाजा वो भी ये चाहते हैं कि इसने जो जुर्म किया है इसको सज़ा मिले उसकी। वो उसमें इसकी हेल्प करने का कोई इरादा नहीं रखते। हमने इस पहलू को ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, उसके बाद ही हमने इसको मुद्दईया बनाया, इसके बाद ही हमने गवाहान रखे। उसकी वजह ये है कि जब तक आपका कोई सगा रिश्तेदार ना हो जिसका कंसर्न है, तो आपको पता है कोई मोहल्लेदार या कोई इधर उधर का बंदा तो गवाही देता नहीं। गवाही एक लेंथी प्रोसेस है, वो कोई ऐसा बंदा ही दे सकता है जिसको आपके साथ कोई खून का रिश्ता हो या उसको कोई ऐसा। अब उसमें जो आपका ये कहना है कि अगर वो अपनी गवाही से फिरता है तो उसके लिए भी कानून में रास्ता है, और लेकिन अगर कोई ऐसा हो भी जाए तो फिर भी इस केस में फैक्ट्स जो है वो इतने प्रोमिनेंट हैं कि इसमें इंशाल्लाह ताला इनकी बचत का कोई चांस नहीं है। अच्छा, आखिर में राना साहब ये बताइएगा कि इस कत्ल के महरक़ात जो हैं वो आप क्या समझते हैं कि वो खातून जो थी वो कुछ जो प्रॉपर्टी थी इसकी अशफाक के जो नाम थी वो अपने नाम करवाना चाहती थी, और उसके जो अहले खाना है अशफाक के जो भाई वगैरह हैं वो कहते थे इस खातून का टारगेट एंड में अशफाक भी था, उसने इसको भी मारना था, प्लान उसका यही था। अशफाक क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट मंथली अर्न करता था, तो इसको फंसाने का मकसद और इस बच्ची के कत्ल का मकसद क्या आपके सामने आया? देखें, बच्ची जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि इनके ना बच्चे इसके अलावा 3 और भी हैं। एक छोटी बच्ची है जो कि अपनी असल वालदा के पास रहती है, उसके अलावा ये 3 बच्चे इस सौतेली वालदा के पास रह रहे थे। इसमें प्रॉपर्टी का अंसर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ सकता, इसलिए कि एक बच्ची के मरने से तो प्रॉपर्टी को कोई वो ना डिवीज़न होनी है ना कोई कुछ होना है, और ना ही कोई इतनी ख़ास उसकी प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ़ एक दिमाग का खुन्नास है, जिस कामों में वो पड़ी हुई थी ना कि ये जादू और ये हाज़री और जिन और इस तरह से, वो एक किस्म के इस मेंटल कंडीशन में है कि वो उस हालत में बच्ची के ऊपर तशद्दुद करती थी, और वो बच्ची पे तशद्दुद करते करते ही उसने उसके सर में डंडा मारा है। जो हो सकता है कि उसके किसी अपने हो, जैसे जादू के लिए लोग करते हैं कि जी उसका कोई खून चाहिए होता है या जो भी चाहिए, वो इसका ये वाला एलिमेंट उस पर ज़्यादा है। बाकी इसमें अभी और हमें इस तरह का कोई नहीं मिला कि वो अपने खामद को भी शिकार करना चाह रही हो या उसको मारना चाह रही हो। वो तो इस केस में इसके बराबर मुलव्वस है, क्योंकि उसने भी हमें कोई नहीं ना दिया, वो भी झूठ बोलता रहा। वो भी झूठ बोलता रहा कि जी ये बच्ची गिरी थी, ये बच्ची को सांप काटा था, तो वो इसलिए वो तो इसमें पूरा मुलव्वस है। ये दोनों इकट्ठे हैं, साथ हैं, तो इनका इसलिए इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है। बहुत शुक्रिया राना साहब। बिल्कुल आपने DSP राना अशफाक साहब जो हैं इसकी तफ्तीश की, उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें बताया भी उन्होंने केस के वाले से, और उनका कहना है कि इन दोनों मुल्ज़मों को, अशफाक और जो उसकी दूसरी बीवी है नाजिया, उसको सज़ा अदालतों से दिलवाई जाएगी। मजबूत चलान जो है वो मुरतब किया गया है, और तमाम तर गवाहियाँ और तमाम तर सबूत जो हैं वो चलान के साथ लगाए गए हैं, और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल इन लोगों को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना भी चाहिए, और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा माशरे में हमारे इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो पेश ना आ सके। इसके साथ ही प्रोग्राम बेनकाब में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।